कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए, सर बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं प्रोग्राम में। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, 3 उपचुनाव के नतीजे आए और उसमें बीजेपी 2 सीट हारी, 1 सीट जीत गई गुजरात की। और सबसे बड़ी खबर बनी कि बांकीपुर बिहार की सीट, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई थी, वो सीट प्रशांत किशोर जीत गए। प्रशांत किशोर जो पहला चुनाव लड़े और जिनकी पार्टी को कुछ नहीं मिला था, 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, वो सीट जीत जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की सीट थी। और ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को वोट मिले 63,946, बीजेपी के नीरज कुमार को मिले हैं 44,700, मार्जिन रहा 19,246। 19,000 वोट से जीतना उपचुनाव बहुत बड़ी बात है। और उपचुनाव तो जनरल विजडम ये है कि भाई जो सत्ता पक्ष होता है उसको फायदा मिलता है, और यहां फायदा ले गए हैं प्रशांत किशोर। और वोटर जो वोट उनको मिला, अभी जितने समीक्षक जो लोग बात बता रहे हैं, सब बीजेपी का वोट मिला है उनको। बीजेपी के सिंपैथाइजर के वोट के बिना ये सीट प्रशांत किशोर नहीं जीत सकते थे। उस सीट का कास्ट मैट्रिक्स ऐसा है कि मुमकिन ही नहीं था। 35% सवर्ण वोट है, सिन्हा कैंडिडेट दिए थे, कायस्थ कैंडिडेट दिए थे, यही नितिन नवीन जी का स्वजाती ही उनके, वो वोट दिया, वो उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। तो इसका मैसेज क्या है, लार्जर मैसेज बीजेपी के लिए क्या है? दतिया की सीट थी, चलिए वो सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो गया तो उपचुनाव हुआ, कांग्रेस फिर जीत गई। हालांकि वहां नरोत्तम मिश्रा वाला प्रकरण सारा हुआ था एनीवे, लेकिन वो उतना सरप्राइजिंग नहीं है। गुजरात की सीट बीजेपी जीत जाएगी, कोई सरप्राइज नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला ढाया है भाई। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया है, इतना बड़ा अपसेट जो आने वाले काफी वक्त तक याद रखा जाएगा। और उनके निशाने पे कौन है सीधे? वो जनरल बीजेपी को या अपने कैंडिडेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, वो सीधे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है कि इस जीत का मतलब यह है कि लोग चाहते हैं पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, आदमी की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई चीज तो हो, मैं इस आदमी को मैं वोट क्यों दूं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मैं सर से पूछता हूं, मेरी अपनी निजी राय है सर। प्रशांत किशोर अगर मेरा कैंडिडेट है, मेरी सीट का कैंडिडेट है, मैं उसको वोट क्यों नहीं दूं? मैं किसी भी पार्टी का सिंपैथाइजर हूं, प्रशांत किशोर जैसे कैंडिडेट को मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? हम बिहार के विधानसभा इलेक्शन में भी ये बात करते थे। वो आदमी सारे राइट नोट्स टिक कर रहा था। वो स्कूल के नाम पे वोट मांग रहा है, एजुकेशन पे वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि अब तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, जरा वो देखो, और दुनिया के बच्चे कहां पढ़ते हैं, मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है भारत के। खुल के बोल रहा था। वो एक प्रोग्रेसिव नोट पर आदमी नौकरी पे वोट मांग रहे थे, रोजगार पर वोट मांग रहे हैं, पॉजिटिव कैंपेन पे वो वोट मांग रहा है। मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता बांकीपुर के, मेरा एक ही सवाल है, प्रशांत किशोर को वोट दिया अगर किसी ने, और बीजेपी के लोगों ने भी अगर वोट दिया, क्यों नहीं देगा? मेरा सवाल ये। बाकी आप ये बताइए कि इसका बीजेपी के लिए मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के वर्कर ने अपने पार्टी की लीडरशिप को अपना दम दिखा दिया कि हमको इग्नोर करोगे तो ये होगा। हम हैं जो दरी उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, हम हैं जो वोटर को लेकर आते हैं बूथ तक, हम वोट दिलाते हैं, हम घूम घूम कर अपने विरोधियों की गाली सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं और पार्टी का प्रचार करते हैं। और हमको कुछ समझा ही नहीं जाता, न तो हमसे कोई संवाद है, न हमको किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है शामिल किया जाता है। तो आखिर हम कब तक इस स्थिति को बर्दाश्त करेंगे? फ्लिप आर्गुमेंट ये भी तो सामान्य कार्यकर्ता था बीजेपी का, इसको दिया था टिकट, कोई बड़ा नाम तो था नहीं। बड़ा नाम नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि उस इलाके में और कितने ऐसे लोग थे जो इस टिकट के हकदार थे, और कैसे तय हुआ? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है कॉलेजियम को लेकर कि जजेस का सिलेक्शन कैसे हो रहा है, जो योग्य है वो क्यों नहीं हुआ, या योग्य है हुआ तो क्यों हुआ? जस्टिस उज्जवल भैया ने बोला कोई मतलब कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, कि भाई ये 4 कैंडिडेट या 5 नाम थे, उनमें से इनकी ये खूबी थी, इस वजह से इनको चुना गया। ये कार्यकर्ता के बीच में जाए तो उसको समझ में भी आता है।
जब उसको लगता है कि कोई जो है पर्ची निकालकर आप कह देते हैं कि ये होंगे, तो फिर उसको समस्या होती है। तो ये उस मतलब केवल उस कैंडिडेट की बात नहीं है, ये जो कुछ जिस तरह से निर्णय प्रक्रिया चल रही है उसका नतीजा है। ये केवल एक इलेक्शन बाय इलेक्शन की बात नहीं है, जनरल जो नाराजगी है, और इसका संकेत जो है 2024 से मिलने लगा था। उसके बाद बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया असेंबली इलेक्शन में, आप देखिए तो उसका नतीजा दिखाई दिया। यही तो बिहार भी तो 6 महीने पहले 200 सीट आई है एनडीए की, बिल्कुल तो आई, बिल्कुल आई है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। 50,000 वोट से जीते थे शायद। लेकिन आप बताइए कि अगर आपका मुख्यमंत्री कहेगा कि यहां से कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, तो ये लोगों ने बताया कुत्ते बिल्ली को भी नहीं हरा सकते हो। ये कोई भाषा है बोलने की? ये गली का नेता भी नहीं बोलेगा। आपका मुख्यमंत्री बोल रहा, किसी ने कहा कि ये गलत बोले तुम? ये बोला ऐसा नहीं बोलना। ये बोला था भाषण चुनाव प्रचार में बोला। नहीं, भाषण में नहीं था। पीके ने वो कैंपेन चलाया कि एक ऑडियो ऐसा है, उस ऑडियो में किसी ने कहा है, इससे रिफ्यूट कर रही है कि ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया। मैंने इसलिए इसी के हवाले नहीं, इस बयान की चर्चा बहुत हुई है। ये बोला गया, लेकिन फिर वो कटपेस्ट जॉब हुआ है कुछ उसमें। बीजेपी ने मना किया कि नहीं, हमने हमारे किसी नेता ने नहीं बोला। एनीवे चलिए, ये तो बीजेपी ने इस कैंपेन के जवाब में कोई कैंपेन चलाया क्या कि हमने ऐसा नहीं कहा? ऐसा है, देखिए दो चीजें होती है, एक रियलिटी, एक परसेप्शन। ये परसेप्शन मान हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बनाया, तो आपने इसको बनने क्यों दिया? ये ठीक है। तो जब ये परसेप्शन बनेगा, और आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसकी कोई छवि ऐसी उजली छवि तो है नहीं कि जिसके खिलाफ कोई उंगली ना उठा सके। प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये तो रेफरेंडम है सम्राट चौधरी पर, ये बाईपोल सम्राट चौधरी पर अपने को पोजीशन कर रहे हैं राइवल के रूप में, नंबर 2 के रूप में। इस बाई इलेक्शन के नतीजे का मुझे लगता है बीजेपी को तो बहुत बड़ा झटका है, ये आरजेडी को उससे बड़ा झटका है कि लोग आरजेडी का विकल्प खोज रहे हैं। और जिस तरह के पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो रहे हैं जब लोग अल्टरनेटिव खोजने लगते हैं, आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, एक नई पार्टी बनी और सत्ता में आ गई। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े, ठीक है, जब जनरल इलेक्शन हुआ तब उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस समय लोग बीजेपी से नाराज नहीं थे, बीजेपी को हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन आरजेडी का क्या हाल हुआ उस चुनाव में, ये देख लीजिए। फिर तो ये मतलब अच्छा संदेश है, अगर विकल्प मिल रहा है तो लोग किसी के बंधुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा संकेत भाई, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है ऐसे लोग सत्ता को चैलेंज, सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग जो भी क्लास है, पार्टी है, जो भी किसी राज्य में कोई है, किसी राज्य में कोई है, उसको अगर चैलेंज कर रहे हैं लोग, और जो चैलेंज कर रहा है उस पर भरोसा है। बात असली ये होती है। प्रशांत किशोर की नीयत पर अभी लोगों को शक नहीं हुआ है। यस, बिल्कुल। जिस दिन नीयत पर शक हो जाएगा, साफ हो जाएंगे। जब तक नीयत पर शक नहीं होता तब तक उनको इसका लाभ मिलेगा, और वो लाभ मिला है। पहले मुझे बताइए कि पार्टी को आभास था कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे? नहीं, वो वोटिंग के बाद भी नहीं। और वो ज़्यादा चिंताजनक चीज़ बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि जैसे वोटिंग के बाद भी जो लोग पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट में सौरभ लगे थे, उनका फीडबैक यही था कि लगभग 20-25 हज़ार वोटों से जीत होगी। पिछली बार जैसा मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन 20-25 हज़ार वोटों से जीत हो जाएगी। प्रशांत किशोर को जितने वोट आए थे उतना तो मार्जिन था पिछली बार नितिन नवीन जी का। तो उस तरह के सीट पे ये बीजेपी ये मान के नहीं चल रही थी। और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि चारों खाने चित जिसे कहते हैं ना, वही हुआ, उस काम को किया है। और इस पार्टिकुलर सीट पर बीजेपी पहले दिन से गलत होती नजर आई। जैसे पहली बार जब इनको पता था कि सामने प्रशांत किशोर जैसा कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो कि कोई भी इस बात को मानेगा कि प्रशांत किशोर को विधायक बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहें तो किसी भी पार्टी से राज्यसभा का सांसद कब का बन चुके होते। बाकी छोड़ दीजिए, जैसे ममता बनर्जी जैसे लोगों को राज्यसभा भेजती है, पीके एक बार कहते स्टालिन भेज देते, स्टालिन भेजते, कोई भी भेज सकता था। उस समय वो नीतीश कुमार ने भेज दिया होता। वो सब कुछ छोड़ के वो व्यक्ति अगर ग्राउंड पे ये मेहनत कर रहा है, तो पिछले चुनाव में भी सौरभ नैरेटिव ये तो था कि पीके बात अच्छी कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड वोट इस चक्कर में नहीं देता था कि कोई मतलब नहीं, आरजेडी आ जाएगी। आरजेडी का जो कोर वोटर जैसे मुस्लिम वोट, वो इस लिहाज से नहीं करते थे कि जीतेंगे नहीं, बीजेपी आ जाएगी। इस सीट पर यह समस्या नहीं रही। जैसे प्रशांत किशोर ने बहुत समझदारी के साथ ये नैरेटिव चलाया। एक तरफ तो डेवलपमेंट का नैरेटिव चलाया कि कैसे
स्कूल होना चाहिए, 1 साल में मैं स्कूल ऐसे दे दूंगा कि अगर सरकारी अच्छे स्कूल नहीं हो तो प्राइवेट स्कूल में दे दूंगा, वो मैं अपने खर्च पे दूंगा। लोगों को वो बात समझ में आई। दूसरी चीज़, वो बहुत सक्सेसफुल हुई, ये समझाने में सफल रहा है कि इस चुनाव से बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जा रही है, बीजेपी के वोटर्स के लिए। दूसरा, आरजेडी नहीं आ जाएगी। आरजेडी के वोटर्स में भी जब वो कैंपेन करते थे तो ये नैरेटिव देते थे कि अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस काम को आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य भर से अपने उन्होंने जो वर्कर बुलाया, फुल टाइम वर्कर्स बुलाए थे, तो बीजेपी की जो ताकत है, जैसे संगठन झोंकती है, जैसे बीजेपी ने इस चुनाव में भी बहुत झोंका था। एक एक मंडल सोचिए कि नित्यानंद राय के पास केंद्रीय मंत्री हैं 2 मंडल, एक विधानसभा के 2 मंडल की जिम्मेदारी, डॉक्टर संजय जायसवाल 2 मंडल, सांसद रविशंकर प्रसाद लगातार वहीं पे लगे हुए हैं, बाकी तमाम केंद्रीय मंत्री 3-3 दिन 4-4 दिन जाके वहाँ पे लगे हुए हैं। कई शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी अलग अलग बांट के मंडल में, और शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी लोगों को लगाया गया था। लेकिन पीके ने भी इस काम को बखूबी किया कि एक ढांचा खड़ा करके छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ना, नैरेटिव को पकड़ना, उसको उछालना, और लगातार अपने पॉजिटिव कैंपेन को उन्होंने रखा। बीजेपी का कैंपेन क्या हो रहा है? मनोज तिवारी जाके गाना गा रहे हैं, पवन सिंह जाके गाना गा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को वो चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी का वोट मिला ना पीके को? हाँ, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं होना सवर्ण चाहिए। वोट गया। हाँ, एकदम उसमें जबरदस्त सेंधमारी है। और वो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि जब आपका कोर वोटर ये हो। और सौरभ, ऐसे लोग हैं जैसे मेरे घर में ही, मुझे पहले दिन दूसरे दिन जब कैंडिडेट का पीके का हो गया था तो 2-3 दिन बाद मेरे बाबूजी के बहुत जानने वाले वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने फॉरवर्ड लोगों से वहाँ से बातचीत जो उनकी हुई थी उसके बाद सीधे सीधे कह रहे कि तो पीके जीत रहा है। और थ्रू आउट इलेक्शन के दरमियान वो बोलते रहे कि तो पीके जीत कितने रहा है। ऐसे लोग मिले थे आपको जो कह रहे थे पीके जीत? मुझे 2 लोग, एक तो वो, और दूसरे यहाँ पर बीजेपी के सिस्टम में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, वही फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वही बोल रहे हैं कि यार वहाँ जब फॉरवर्ड से बात कर रहा हूँ और वो जिस प्रकार से पीके के सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो हमारे लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग तो हार रहे हैं वहाँ पे। फॉरवर्ड क्यों गया? फॉरवर्ड पीके फॉरवर्ड है, इसी पीके फॉरवर्ड का साथ है, ब्राह्मण है? नहीं। उस वजह से गया या कोई नाराजगी थी बीजेपी से? स्टार्टिंग नाराजगी सौरभ आप कह सकते हैं कि यूजीसी वाला जो चला ना, एक तो बड़ा असर उसका रहा था। दूसरी चीज कि बक्सर की जो घटना हुई, टीवी पे हूँ कुरुक्षेत्र, और बक्सर की घटना में वो जो एक इनकाउंटर हो गया था। हाँ, इनकाउंटर हुआ, फिर उसमें सम्राट चौधरी का जो बयान आया, एक पुराना बयान उनका लेकर चलना शुरू हुआ, वो चीज। तीसरा, जिस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया उसने सबसे अहम रोल अदा किया कि आप अचानक उठा के, और पहले जिस कैंडिडेट का सौरभ सिलेक्शन किया गया, चारा घोटाला मामले में उनके फादर मदर दोनों अंदर जा चुके थे, आपको पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब नॉमिनेशन वो वापस ले रहे थे तो पन्ने को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। दूसरा कैंडिडेट जब दिया तो उसी तरीके का दिया। तो ये जो एरोगेंस है ना, वो एरोगेंस वहां पे लोगों को लगा। आपकी ब्रांडिंग कर दूं मैं, जो पहला कैंडिडेट दिया था ना, तो पहले दिन ही इन्होंने बता दिया था कि बहुत झोल है इसमें, बहुत गड़बड़ है, आप देखिएगा आगे जाके क्या होता है। सोचिए, और वहां पर उन लोगों को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। 2 दिन तो पहले वो डिनाइल मोड में रहे। सर, एक चीज और चलाई पीके ने, वो ये चलाई कि चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट में भेज दिया और आपको मिले सम्राट चौधरी। तो क्या आपको लगता है ये भी काम किया आर्गुमेंट? देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में बने थे मुख्यमंत्री तो वो बिहार के में उम्मीदों का प्रतीक थे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीदों के रूप में उभरे थे, वैसे ही नीतीश कुमार उभरे थे। और 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही पार्टी जीती थी। और 2025 में भी जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला, उसमें नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति थी, उसकी बड़ी भूमिका थी। अब नीतीश कुमार को आपने 6 महीने में हटा दिया, तो एक तो ये कहीं ना कहीं चीज जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली यही कारण था, उसको पीके ने काफी इशू बनाया। दूसरी बात जो आपने शुरू में हम लोगों से कही थी कि मैं पीके को वोट क्यों न दूंगा, हमारे लड़ रहे हैं, तो ये बात तो बिहार वहाँ का बांकीपुर का मतदाता भी सोचता होगा। जब वो तुलना करता होगा पीके की और बीजेपी के कैंडिडेट की, तो ये बात आएगी। ये भी था। दूसरा, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिन्होंने भी इसमें थोड़ा काम किया। एक तो भरत तिवारी का एनकाउंटर, भरत तिवारी के एनकाउंटर को बीजेपी शायद एसेस नहीं कर पाई, उसने बहुत दूर तक असर डाला उसके अपने जनाधार पर। दूसरा, एक नैरेटिव ये भी बना बिहार में कि साहब जब से सम्राट चौधरी बने हैं तो जितने एनकाउंटर हुए उनकी लिस्ट देख लीजिए, किन 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 के हुए हैं। तो ये भी भरत तिवारी से लोग जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पीके का अपना तो कोई वोट था ही नहीं बांकीपुर में, बीजेपी का वोट था, उसमें आरजेडी का वोट था। आरजेडी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 10,000 के आसपास कुछ मिले हैं, जिनको 14,000, जिनको 47,000 वोट मिले थे, पिछली बार 48,000 वोट मिले थे। तो पीके को आरजेडी का वोट भी मिला और बीजेपी का वोट भी मिला। तो खतरे घंटी दोनों के लिए है। जो प्रदीप जी ने कहा कि अगर पीके, अब देखिए पीके हैं, कोई साधारण विधायक तो है नहीं, वो खाली विधायक बनने तो आए नहीं, वो सदन में भी सरकार को घेरेंगे, डेटा के मास्टर हैं, काम होमवर्क पूरा करेंगे, एक छवि है। और
सड़क पर भी अपनी पार्टी को एक्टिव करेंगे। वो अब 2030 की तैयारी करेंगे और एक विकल्प के रूप में अपने को पेश करेंगे कि आरजेडी विकल्प नहीं बन सकता। आरजेडी के ऊपर जो दो बैगेज हैं, जंगलराज और माई, एमवाई जो है, तो ये जो बैगेज हैं, और माई में से अगर पीके और एक और फैक्टर है, लगभग 40 साल बाद बिहार की राजनीति में कोई सवर्ण नेता उभर के आया है सामने जो चुनौती दे रहा है। तो सवर्णों के अंदर भी तो भाई जब, बट आप इसको अपवाद मानते हैं इस घटना को, या ये एक आने वाले वक्त का एक मैं इशारा है? अपवाद इसलिए नहीं मानता कि प्रदीप जी को याद होगा, हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए उपचुनाव आमतौर पर सरकारें जीतती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उपचुनाव बड़े ऐतिहासिक हो जाते हैं। 1974 में जबलपुर से शरद यादव चुनाव जीते थे, उपचुनाव निर्दलीय, और किसके खिलाफ? सेठ गोविंदास के खिलाफ, जो कांग्रेस के बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। और उस चुनाव ने पूरे विपक्ष को जो है एक वातावरण बना दिया। तो कई, ये पीके का चुनाव भी बिहार की राजनीति में, कम से कम, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की राजनीति में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सीट वो जीती है पीके ने जो बीजेपी की अपनी सीट है 1995 से, और पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में। तो सारे फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में थे। उसके बाद भी बीजेपी हारती है सीट, तो इसके मायने हैं। तो ये मुझे लगता है, इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए कि अगर बीजेपी अपने वोट को संभाल नहीं पाई, मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है संभाल ले, बीजेपी के अंदर कोर्स करेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है, और पीके के साथ वो वोट गया, तो फिर माई वाला जो वोट है, एम जो है ना, वो रुकेगा नहीं आरजेडी में, वो सीधे इधर ही आएगा फिर। हाँ, एक तो ये आरजेडी के लिए भी ये क्या संकेत है, इसकी बात हम लोग करें आगे। उससे पहले एक थ्योरी और चल रही है। पहले तो एक तो बीजेपी अगर जो भी चुनाव हार जाती है तो फिर वो सबसे पहले कहती है अच्छा ईवीएम तो ठीक है ना, ईवीएम तो ठीक काम कर रहा है, चलिए मान लेते हैं। वो तो कह रहे हार पे क्या बोले, पीके ने कभी ईवीएम की बात नहीं, कभी नहीं की। दूसरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है सर, किसी ने लिखा कि अब बीजेपी विपक्ष भी अपने मन का सेट कर रही है किसको उठाओ विपक्ष में, किसको गिराओ, ये भी हम करेंगे, ये भी हम तय करेंगे। ये मतलब भाई आरजेडी को निपटाना है तो पीके को। मीसा भारती ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। ये इसमें कोई दम है थ्योरी में? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा है कि ये कहना बड़ा आसान है। इसके लिए अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हरवा देगी मतलब इससे बड़ा झटका बीजेपी, मतलब 2024 के बाद का सबसे बड़ा झटका है कि बांकीपुर का चुनाव, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी बने जो है कुछ महीने हुए, और अपनी सीट, और वो भी जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग सीट है। ये हार इसलिए भी बड़ी है कि बीजेपी का जो वर्कर है वो कैंडिडेट नहीं देखता आमतौर पर, वो पार्टी के नाम पर, विचारधारा के नाम पर वोट देता है। यहां देखा, गलत से गलत कैंडिडेट को वोट दिया है, जिताया है, इस बार देखने को तैयार नहीं हुआ। तो ये एक तरह के विद्रोह की घोषणा थी कि भाई ये हमेशा नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठा के जो है टिकट दे देंगे और हम पार्टी के नाम पर वोट दे देंगे। तो इसलिए जो है आमतौर पर ये होता है कि बीजेपी का वर्कर नाराज होता है, घर बैठ जाता है। इस बार उसने वोट किया खिलाफ, मतलब इसमें वर्कर बहुत कम रहे होंगे, सिंपैथाइजर ज्यादा रहे होंगे, लेकिन सिंपैथाइजर्स जो हैं उनमें भी ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बीजेपी से नाराज होते हैं तो वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार खुलकर वोट दिया। वन ऑफ घटना है या कोई आगे की चेतावनी है? इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी कोर्स करेक्शन के तौर पर क्या करती है, कैसे कदम उठाती है, बीजेपी इस हार को किस रूप में देखती है, उसका एनालिसिस किस तरह से करती है, और इस बात को स्वीकार करती कि नहीं कि उसकी कार्यशैली में गड़बड़ी आ रही है। ये एक चुनाव या उपचुनाव का मामला नहीं है, ये लगातार जो परिवर्तन हो रहा है कामकाज की शैली में, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो ये प्रतीक बन गया ये बाई इलेक्शन। तो वैसे तो बीजेपी के दिन खराब ही चल रहे हैं आजकल, राम मंदिर चंदा चोरी, उसके बाद ये नीट प्रोटेस्ट, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अब ये दतिया भी तो हो गया। दतिया तो मतलब चलिए कांग्रेस जीती हुई थी तो इसलिए, लेकिन फिर भी नरोत्तम मिश्रा की वहां बीजेपी जीतती तो नरोत्तम मिश्रा खुद थोड़ा लोग सरप्राइज होते ज्यादा, किसी और को कैसे जिता देते। नहीं, दिलचस्प बात देखो, नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर और नितिन नवीन के बूथ पर दोनों पे बीजेपी हारी। हाँ, यहाँ भी बूथ पे भी। नहीं तो आप दो बातें आपने कही कि एक तो क्या बीजेपी क्या कोर्स करेक्शन करती है, क्या करना चाहिए बीजेपी को ऐसा, और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई लोगों ने एक किस्म का रिवोल्ट है, ये कोई
जनरल फंक्शनिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई खामी आ गई है बीजेपी की, या ये भाई इसको लोकलाइज घटना माने? नहीं, लोकलाइज तो नहीं है। जनरल बीजेपी के वर्कर में ये बात धीरे धीरे मन में उसके घर करती जा रही है कि हमारा महत्व नहीं रह गया, हमारे ऊपर निर्णय थोपे जाते हैं, चाहे ना थोपे जाते हो, फिर भी ये धारणा बनती जा रही है कि हमारे ऊपर निर्णय थोपे जाते हैं, हमको सिर्फ कहा जाता है कि ये करो, हमसे कोई पूछता नहीं कि क्या करें। बीजेपी की एक खासियत थी जो अभी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं जिसमें जीती है, उसमें भी ये कारण, वो सबसे बड़ा तरीका होता है बीजेपी का नुक्कड़ सभाओं का। ऐसे 40, 50, 60 लोगों की टीम बनती है जो चौराहे चौराहे पर जाकर 5 लोगों को, 7 लोगों को, 10 लोगों से बात करते हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 24 में ये बिल्कुल नहीं हुआ। संघ और भाजपा के लोगों के बीच में संवाद होता है, और ये कोई मतलब पब्लिक मीटिंग नहीं होती, किसी के घर पे चाय पर, किसी दोस्त के यहाँ, इस तरह की बैठकें होती हैं और बातचीत होती है। तो कुल मिलाकर जो नीचे कम्युनिकेशन होना चाहिए वो चैनल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तो हमको पूछा नहीं जाता, एक हम जो चाहते हैं क्या चाहते हैं ये कोई पूछने नहीं आता। हमारी समस्या क्या है, आप वर्कर को टास्क देते हैं कि ये करो ये करो, हर समय जो हर 2 महीने पर एक टास्क दिया जाता है। आप उससे पूछते हैं कि भाई तुमको दिया हमने टास्क, तुमने किया, तुमको क्या परेशानी हुई, तुम्हारी क्या दिक्कत है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन जो है अगर लगातार जो है बिगड़ता रहेगा तो उसका नतीजा ऐसे नतीजों में आएगा। और टॉप वालों को लग रहा है जीत तो जा ही रहे हैं। जीत तो जाहिर है, नहीं, टॉप वालों को लग रहा है, नीचे भी बीच में भी लगने लगा है कि भाई जिताने के लिए तो बैठे हुए हैं, वो निकलेंगे और हमको जिता देंगे, हमको कुछ करना ही नहीं है। पहले भाई आपको भी लगता है कि ये बांकेपुर से बड़ी कोई प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए या नहीं? नहीं, जैसे पूरी चीज़ को अगर देखिए तो ये समझ में आएगा आपको कि जैसे होता था ना कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी दिन बहुत खराब फ्लैश शॉट खेल के आउट हो जाते थे। ठीक, ये वैसा ही है कि बीजेपी ने एकदम से आप कहें कि शर्मनाक तरीके से एक हार ओढ़ लिया, उस तरह की चीज़ें है जिसके बारे में कोई तर्क आप नहीं समझ में आ सकता कि इस तरह कैंडिडेट का चयन क्यों, आपके पास अच्छे कैंडिडेट थे, उसी जाति से अच्छे कैंडिडेट थे, तो ये उस तरह की चीज़ है। अन्यथा अगर आप देखें तो उसी सिस्टम में बाकी सब बीजेपी लगातार रिजल्ट भी दे रही है। आज भी अगर बिहार में चुनाव हो जाए, अभी चुनाव करा लीजिए विधानसभा चुनाव में, फिर क्या नतीजा आएगा ओवरऑल अगर पूरे राज्य में करा लें तो। इस एक सीट पे बीजेपी ने ज़बरदस्त ब्लंडर किया, और आकलन के हिसाब से दिलचस्प लगेगा आपको कि आरजेडी के लोग वो लगातार कहते रहे कि बीजेपी बांकीपुर तो बीजेपी जीत रही है, वही मान रहे थे। और अब नतीजों के बाद मीसा भारती ने वो जो एंगल दिया कि वो तो पीके के वही कैंडिडेट बीजेपी के, जबकि आप देखिए तो आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी है, बीजेपी की मौजूदगी, और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आरजेडी की मौजूदगी है। जिस दिन आरजेडी हट जाए सीन से, बिल्कुल ठीक, बिहार में बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जंगल राज का नैरेटिव आज भी ये लोग चलाते हैं, वही चलता है। पीके उस ऑप्शन को भर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू से अगर कोई नाराज हो तो वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, आरजेडी से कोई नाराज हो तो उसको भी एक ऑप्शन दिखेगा इस एक सीट पर। हालांकि इसके बाद फिर अगर आप देखें तो लॉन्ग वे टू गो जैसी स्थिति है। ये सम्राट चौधरी पर कोई रिफ्लेक्शन है इस हार का? सम्राट चौधरी से ज़्यादा सीट तो वो नितिन नवीन के लिए है ना, हालांकि मुख्यमंत्री वो हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी रहेगा, लेकिन नितिन नवीन की अगर अपने गढ़ की सीट है, 5 बार से लगातार आप वो जीतते रहे हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो उस सीट पर अगर आप समझते हैं ना कि अगर हाथी का पाँव आ जाता है तो बाकी पाँव तो छोटा छोटा उसमें रहेगा ही। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो और पहला उपचुनाव हुआ तो उनके ऊपर भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चलिए पार्टी ने तय किया, पार्टी ने बनाया, मुख्यमंत्री तो आपने देश राज्य को दिया ना, तो आप वैसे भी बिहार को बहुत अच्छा समझते हैं। कोई सम्राट चौधरी के प्रति कि नीतीश कुमार को हटा करके इनको बनाया, कहीं कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है क्या? जैसे एक चीज़ तो जैसे बक्सर वाली घटना के बाद फॉरवर्ड में तो है, और इनके जो पुराने बयान जो चलने शुरू हुए थे उन सारी चीज़ों के लेकर वो तो एक सेक्शन में है, उनसे अगर आप बात कीजिए तो वो रहता है। दूसरी चीज़ को जो हार्डकोर बीजेपी वाले हैं उनको ये डाइजेस्ट नहीं होते बहुत आसानी के साथ, ये तो कुछ साल पहले आए पार्टी में, इनको इतना कुछ दे दिया गया, तो वो एक समस्या तो है ही, इसमें तो भ्रम नहीं होना चाहिए। वो पार्टी के नेताओं को भी पता है। मुझे बड़े बड़े नेताओं से जब मैंने ये पूछा कि क्या वजह थी सम्राट चौधरी के सिलेक्शन के पीछे,
तो यही बात बताता था लोग कि हम लोग सारी ये समस्या जानते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में जो सबसे बेहतर ऑप्शन था हमारे पास, उस पर हम लोग गए, क्योंकि गठबंधन की भी चुनौती है और उसको ज़्यादा बेहतर हैंडल कर रहा है। सर पार्टियों को, यहाँ बीजेपी की बात ज्यादा कर रहे हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। बीजेपी की ज्यादातर जगह सरकारें हैं, केंद्र में भी है, तो इसलिए बीजेपी पर ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेंस बदलने की जरूरत है क्या? हर चीज को कैसे जाति फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ये आदमी राजनीतिक तौर पर कुशल है कि नहीं है, और कुछ भी देखा जाए आदमी के अंदर, उसकी और कोई उपयोगिता भी देखी जाए, उपलब्धि भी देखी जाए। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, योगी जी हैं, योगी जी जब आए तो चलो सांसद ही थे वो, बहुत से लोगों को इस बात पे भी ऐतराज हुआ कि भाई आप एक धर्म के प्रतीक को आप कैसे, एक हिंदू साधु को आप कैसे बना सकते हो, सेक्युलर स्टेट है, उस पर बहुत लोगों ने आर्टिकल भी लिखे थे उस पर। लेकिन योगी जी ने अपनी एक यूएसपी साबित कर दी, तो ही इज डिलीवरिंग, ही मीन्स समथिंग। उनको आप जब सोचते हैं तो इमेजिन करते हैं, तो वो एक चीज के लिए वो आदमी प्रतीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रतीक है, वो हिंदुत्व के लिए प्रतीक है, सब कुछ है। बाकी अगर आप लोग देखें, सो व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? और क्या ये बीजेपी को जैसी पार्टी को, बड़ी पार्टी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं लोगों के एस्पिरेशंस के को समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं, मैं एक रिलेटेबल आदमी तो दूं जिसके साथ लोग रिलेट कर पाए। अच्छा, पहले नहीं सोचा, अब ये खासतौर पर ये जेनजी वाले मामले के बाद क्या सोचने की जरूरत है? देखो, बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प सम्राट चौधरी नहीं हो सकते। मैं सर बिहार से, मैं जनरल बात कर रहा मैं हूं। जनरल पे आ रहा हूँ। हाँ। नीतीश कुमार का विकल्प बीजेपी का ही कोई बेहतर नेता हो सकता था। नित्यानंद राय शायद ज्यादा बेहतर होते, जैसा कि नहीं नहीं, ना ना मतलब सवाल ही नहीं। मेरा ओपिनियन है, मतलब मुझे नहीं, पढ़े लिखे तो उसका हैं, बेसिस भी होना चाहिए ना। नहीं सर, बीजेपी का नहीं, आप चलिए मेरी राय निराधार नहीं है अरे भाई, आपकी राय नहीं होगी, मेरी राय है, मुझे तो राय रखने दीजिए ना। रखिए आप। आपके उनको बेकार मान रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ, मैं एक नाम ले रहा हूँ, उदाहरण उदाहरण के तौर लेकिन वो नहीं बेकार मान रहे हैं, बीजेपी बेकार मान रही पर मान रही होगी बीजेपी, तो फिर देख तो लिया परिणाम। सम्राट चौधरी नहीं हो सकते विकल्प किस मामले में नीतीश कुमार के साथ। तो नंबर एक, अटल जी के समय जो चुने गए थे मुख्यमंत्री, आप उनको देखिए, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने प्रूव किया, वसुंधरा राजे प्रूव किया, रमन सिंह प्रूव किया, येदुरप्पा, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, सारे आप बड़े नाम ले लीजिए जो जिन्होंने, तो उस वक्त बीजेपी की ग्रोथ हुई, राज्यों में हुई। अब तो बीजेपी ने ये जिम्मेदारी दे दी है मोदी जी को कि बस मोदी जी जिता देंगे चुनाव, बना किसी को दो, वो चाहे भजन लाल शर्मा को बना दो, चाहे आप मोहन यादव को बना दो, चाहे सम्राट चौधरी को बना दो, मोदी जी तो हैं तो जिता ही देंगे। तो ये नैरेटिव अब टूट रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, जो तमिलनाडु में जो हुआ, तमिलनाडु में जिस तरह विजय को बहुमत मिला, भाई डीएमके में कोई दिक्कत नहीं थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, मुद्दा भी मिल गया था उनको, हिंदी विरोध का भी मुद्दा था, उत्तर भारत के उसका भी मुद्दा था, फिर उन्होंने डिलिमिटेशन को ही बनाया और लग रहा था डीएमके जीतेगी हमसे, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया डीएमके को। उसी तरह जो प्रशांत किशोर की जीत हुई, ये अब जो पुरानी राजनीति की शैली है ना, हाँ जी, कि जिस पे आप कि उसको लोग अब रिजेक्ट कर रहे हैं कि साहब इतने पंडित हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने जाति हैं, ये बना दो। सम्राट चौधरी से तो बनाए गए ना कि वो कुर्मी उससे आते हैं, कोई जाति से, जातीय आधार उनका प्रमुख था। बाकी तो जाति फैक्टर है, ये भी मान लेते हैं जाति फैक्टर है, लेकिन जाति सब फैक्टर नहीं, सब कुछ नहीं है। नहीं, उसमें भी तो बेहतर आदमी दो ना। उसमें बेहतर आदमी, वही में उसमें बेहतर आदमी लाइए, अगर आप बनाइए ओबीसी बनाइए, लेकिन आप बेहतर आदमी लाइए। तो लोग ये भी तो जानना चाहते हैं, बिहार के लोग खास करके या कहीं के भी, कि भाई उनके जो कंसर्न है उनको एड्रेस करने वाला तो कोई आदमी हो। वो चाहे प्रशांत किशोर हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, या विजय तमिलनाडु में हो गए। तो मुझे लगता है राजनीति की शैली बदल रही है। ये जो बच्चे जो आए जंतर मंतर पे, ये भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं ला पाई ना, अपने इनिशिएटिव पे आ गए, आके सरकार से 20 दिन में बात करके एक मंत्री का इस्तीफा करा लिया, मजबूत मंत्री का। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें उनका वो नहीं कर रही थी। तो लोगों की जहनीत बदल रही, जो परंपरागत राजनीति की शैली है जो पिछले 30-40 साल से चल रही है, उसको अब लोग बदलना चाहते हैं। पीढ़ी बदल गई है, वोटर बदल गए, वोटर की सोच बदल गई है। सबसे बड़ा उदाहरण, और मोदी जी से बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? और उनको जब लगा कि जेनजी इनसे बच्चों से संवाद होना चाहिए, आप खुद इंस्टाग्राम पे आए, उन्होंने अपनी भाषा बदली, मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए। अब वो सीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं, वो अलग है। प्राइम मिनिस्टर ने ये दिखा दिया कि मुझे समझ में आ रहा है जरूरत क्या है, क्यों जरूरत समझी, तो उन्होंने अपनी लिंगो बदल दी। इससे बड़ी और क्या बात है? तो ये आपको लार्जर स्कीम में भी दिखाना पड़ेगा। केवल एक प्रधानमंत्री ही क्यों करे ये काम? वो पार्टी में और जगह भी दिखाई दे, पार्टी में और चेहरों में भी दिखाई दे। समस्या तो वही है कि सब कुछ प्रधानमंत्री पर है, उससे नीचे कोई कुछ करने को तैयार नहीं।
उससे नीचे सबको लग रहा है कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे, हमको बस टिकट मिल जाए प्रधानमंत्री जिता देंगे। और आप याद कीजिए 2019 के चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस गलतफहमी में न रहिए कि हम हर बार हम ही जिता देंगे, आपको भी काम करना पड़ेगा। तो लेकिन लोगों को लगा कि अरे ऐसे ही कह रहे हैं। 2024 का चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरी पार्टी को, खासतौर से जो कैंडिडेट थे, उनको लग रहा था कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। पार्टी के कई प्रदेशों के अध्यक्ष, अरे क्या जरूरत है काम करने की, वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, तुमको क्या काम करने की जरूरत है। जब ये बात मन में आ जाती है तो हर चीज की एक सीमा होती, लिमिट होती है। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ता है, ठीक है, गलत कैंडिडेट को भी एक बार हम वोट दे देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन अगर बार बार होगा तो ये नहीं। देखिए, जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते इस देश की राजनीति में। बात है संतुलन बिठाने की, कि जो जाति है, और जाति में भी आप ये देखिए कि उस जाति का आधार है क्या उसके पास, जिसको चुन रहे हैं। बिल्कुल। अगर जनाधार नहीं है उसके पास उस जाति का, बीजेपी में कोई जाति का नेता बन नहीं सकता। एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, अपवाद की। उसकी वजह यह है कि जो भी जीतता है भारतीय जनता पार्टी में, वो कैडर की वोट से जीतता है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं उनके वोट से जीतता है। वो अपनी जाति के वोट से नहीं जीतता है, जो रीजनल पार्टीज में होता है। रीजनल पार्टी में जो जाति का नेता होता है वो अपनी जाति का नेता होता है। यहां ऐसा नहीं, यहां ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको जाति का संतुलन तो बिठाना है, लेकिन आपको डिलीवरी भी तो चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम अपनी जाति से, अपने समाज से जुड़ सके। तो अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं लाएंगे तो फिर सर डायग्नोसिस तो कर दिया आपने, इलाज, कोई सर्जरी वर्जरी की जरूरत है, कोई बड़े बल्ब बदलने पड़ेंगे बीजेपी में? सर्जरी की जरूरत नहीं है, केवल याद करने की जरूरत है कि हम क्या करते थे, कैसे यहां तक पहुंचे हैं। अपनी यहां तक की यात्रा को याद करने की जरूरत है। और पुरानी बात पर न जाना चाहे तो 14 से अब तक की यात्रा पर ध्यान दे लें कि क्या किया था, और इसका आकलन करें कि हमने क्या बदल दिया। तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको कहते हैं बैक टू बेसिक्स जो है वो करना, वो जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक समस्याएं आती रहेंगी। ठीक है, इतना बड़ा कद है, इतना पॉलिटिकल कैपिटल है प्राइम मिनिस्टर का, कि उसकी वजह से गाड़ी निकल रही है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है कि कब तक। परिवर्तन तो परिवर्तन ही नहीं शाश्वत है, परिवर्तन मतलब कब जो है क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बट सर, अब इसमें एक चीज देखिए कि एक हार या एक विधानसभा के रिजल्ट के आधार पे पूरे सिस्टम को अगर आप वैसे समझें, जैसे पास्ट ग्लोरी में है कि हाँ इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस दौर में देखें तो योगी आदित्यनाथ को इसी सिस्टम ने मुख्यमंत्री बनाया, देवेंद्र फडणवीस को इसी सिस्टम ने बनाया, पुष्कर सिंह धामी को इसी सिस्टम ने बनाया, हेमंत बिश्व शर्मा को इसी सिस्टम ने बनाया, शुभेंदु अधिकारी को इसी सिस्टम ने बनाया, नायब सिंह सैनी को इसी सिस्टम ने बनाया। जब आप ये सारे डिसीजन सही दिख रहे हैं, जब आप कई डिसीजन लेते हैं तो पहले तो नहीं पता होता है ना कि कौन कैसा निकलेगा। 10 डिसीजन आप लेंगे, 6-7 अच्छा होगा, 2-3 गड़बड़ भी हो सकता है। तो गड़बड़ का कुछ करेंगे ना, तो उसके आधार पे कैसे आप ये कहें कि मतलब ये सिस्टम खराब हो गया है? क्या खराब? सर कोर्स करेक्शन की हम लोग सब बात कर रहे हैं। कोर्स करेक्शन मतलब नाम नहीं लेते किसी का, भाई किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, आप केवल कहते हैं चल जाएगा यार, छोड़ो हो जाएगा, भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, नहीं भूलते कई लोग। स्पेसिफिक हो वही, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम में गड़बड़ी, उसमें ये है कि कोई पार्टिकुलर मामले आपको कार्रवाई करना, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज हो गया। ठीक, समस्या जो ज्यादा नजर आ रही है बीजेपी के लिहाज से, अगर अभी आप देखें खासतौर पे सीजेपी के प्रोटेस्ट या इस तरह की चीजों में, कि एक तो ये कि कम्युनिकेशन जिस तरीके का होना चाहिए वैसे काबिल लोग नहीं, और दूसरा कोई भी हम डिसीजन ले लेंगे लोग मान ही लेंगे। ये बात वही है मेन बात ना। मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं, बहुत छोटा सा किस्सा। सर थोड़ा समय का भी प्लीज बोलिए। वो मौजूद है, मतलब जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जब देश में कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के आने की बात है, 90 तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे, जानते होंगे प्रदीप जी, वो जो है बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ घर में रात को करीब 10:30-11 बजे, और अपना शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में थे मित्रों के साथ। अचानक उनका मंत्री अचानक बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोग आए, उनको समस्या थी, पुलिस की प्रॉब्लम थी।
तो चपरासी आया, उनका दर साहब कुछ लोग आए हैं, तो उनका कहते हो साहब सो गए। फिर दोबारा उस पर आया, बोल साहब वो जिद कर रहे हैं, मिलवा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। तो फिर डांट के उनका, मैंने कहा कि सो रहे हैं तो जाओ, सुबह आएंगे। बेचारा चला गया। तो जो लोग बैठे थे उनके साथ, तो कहा साहब मिल लेते 10 मिनट, क्या दिक्कत थी आप? तो मालूम क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी को वोट देते हैं, उनको जगावे जाके रात को 11 बजे, मुझे थोड़ी वोट देते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, चलिए सर, ठीक है। ये दिक्कत को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन इसकी गूंज तो दूर तक जाएगी, इस हार की बीजेपी की। सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रोग्राम में आए। प्रदीप जी, आप, विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।